मत सोच जिंदगी के बारे में इतना, जिसने जिंदगी दी है उसने भी कुछ सोचा होगा आपके बारे में। मैंने क्या सोचा है आपके बारे में ज़रा गौर फरमाइएगा। खुदा करे कि ज़िंदगी में वो मुकाम आए और बहुत ही जल्द आपका सिलेक्शन लिस्ट में नाम आए। जी हाँ, ऐसी महत्वपूर्ण अभिलाषा है हमारी कि आपका सिलेक्शन बहुत ही जल्द हो। इसलिए मैं हमेशा एक छोटी मोटी कहानियाँ, एक छोटे मोटे कंटेंट जो आपके लिए बेहतरीन साबित होंगे आपके एग्जाम के परिप्रेक्ष्य में, लेकर के हमेशा मुखातिब होते हैं हम आपसे। हमेशा मुखातिब होते हैं हम आपसे कुछ ऐसे महत्वपूर्ण कणों के साथ, ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ जो आपके ज़िंदगी के लिए, आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही लाभकारी होंगे। आइए जुड़ते हैं एक बहुत ही प्यारे से लम्हे में। मौर्य वंश का ये दूसरा पार्ट है जहां हम लोग देखेंगे बिंदुसार की कहानी। बिंदुसार की कहानी एक छोटी सी कहानी जिनका इतिहास में बहुत ज़्यादा उल्लेख नहीं मिलता है। ऐसे एक छोटी सी कहानी, लेकिन फिलहाल हमें चर्चा करना है। हमें इनसे दूर नहीं जाना, हमें इनके बारे में भी बहुत कुछ जानने की आवश्यकता है। जी हाँ, पिछला एपिसोड जहाँ हम छोड़ के आए हैं, जहाँ आपकी यादों को सजो करके आए हैं, जहाँ कुछ बातें हम आपके बीच रख करके आए हैं, आइए जुड़ते हैं वहीं से। हमने देखा है पिछले एपिसोड में, तब तक की कहानी को आगे बढ़ाएंगे। पिछले एपिसोड में हमने देखा कि चंद्रगुप्त मौर्य ने आचार्य कौटिल्य की सहायता से घनानंद को मार करके चंद्रगुप्त मौर्य वंश की स्थापना करता है। मौर्य वंश की स्थापना करने के बाद पूरे भारत पर विजय प्राप्त करता है और पूरे भारत का इकलौता एक महान सम्राट बनने की गरिमा प्राप्त करता है चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य जो कि इसके ठीक पहले 298 BC 298 ईसा पूर्व श्रवण बेलगोला में संलेखना पद्धति से, संलेखना विधि से, जिसे सारंथा कहा जाता है या सांथरा कहा जाता है, ऐसी विधि से यानी भोजन वगैरह त्याग करके अपने प्राणों को त्याग दिया था। उस चंद्रगुप्त मौर्य की कहानी यहीं अधूरी नहीं है, जिसने पूरे भारत को एक लम्हा दिया, जिसने पूरे भारत को सजोने का काम किया। उस चंद्रगुप्त मौर्य की कहानी अभी इस संशय में नहीं पड़ेगी। अभी इसके कार्य क्षेत्र आगे हैं, अभी इसके तमाम बातें आपके साथ में जोड़ने के लिए मुखातिब हूँ। जी हाँ, तो ध्यान से सुनिएगा इस महत्वपूर्ण कहानी का अंत और आगाज कैसे होता है। तो जिसने पूरे मगध जनपद पर अपना लोहा मनवा दिया, जिसने पाटिलपुत्र को अपनी राजधानी बना दिया, उस चंद्रगुप्त मौर्य जैसे महान शासक की, जिसकी वीर गाथा आज भी इतिहास गाता है, जिसकी वीर गाथा के किस्से आज भी हम लोग पढ़ रहे हैं। चंद्रगुप्त मौर्य 298 ईसा पूर्व श्रवण बेलगोला में अपने प्राण को त्याग देता है। अब मगध का साम्राज्य खाली पड़ा है। खाली होने का मतलब यह था अब उसका कोई उत्तराधिकारी बैठेगा। पिछले एपिसोड में आपने देखा हुआ था कि चंद्रगुप्त मौर्य की 2 पत्नियों का उल्लेख मैंने विशेष तौर पे किया था, जिसमें एक हेलेना थी, एक दुर्धरा थी। दुर्धरा और हेलेना 2 पत्नियों का मैंने उल्लेख किया था। इतिहास गवाह है, कुछ कहानी किस्से सुनेंगे तो बेहतर लगेगा। आज हम जिनकी बात करेंगे, बिंदुसार की बात करेंगे। इनकी माता का नाम क्या है? इनकी माता का नाम है दुर्धरा। यही कहने वाला था कि इनका हेलेना से कोई ताल्लुकात नहीं है, अर्थात बिंदुसार की माता का नाम दुर्धरा है। ये बात कौन कहता है? ये सिद्ध करने वाले कौन हैं? हेमचंद्र जी। हेमचंद्र एक जैन साहित्यकार है, मान के चलें। हेमचंद्र जी, इनकी रचना है परिशिष्ट परवाना। परिशिष्ट परवाना में हेमचंद्र जी कहते हैं कि बिंदुसार की माता का नाम दुर्धरा है, जबकि हम लोगों ने ये जाना है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकेटर, जो कि सिकंदर का प्रधान सेनापति था, उसकी पुत्री से चंद्रगुप्त मौर्य ने शादी की थी। फिलहाल बिंदुसार जो उत्तराधिकारी है, जो राजा बन रहा है अब चंद्रगुप्त मौर्य के मृत्यु के बाद, जो मगध का सिंहासन संभालने चला है, वाकई में वो किसका पुत्र है? तो बताने के लिए काफ़ी है, ये दुर्धरा का पुत्र है। दुर्धरा, ये बात किसने बोला है? हेमचंद्र ने परिशिष्ट परवाना नामक पुस्तक में, रचना में ये बात बोली है कि इनकी माता का नाम दुर्धरा है। पिता को तो आप अब जान ही चुके हैं, पिता मौर्य वंश का संस्थापक है, जिसका नाम है चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य इनके पिता हैं। यहाँ तक की बातें क्लियर है। इनके शासनकाल की बात कर देता हूँ। 298 BC से लगा करके लगभग 273/272 BC तक चलेगा, यानी लगभग 20 से 25 वर्षों का ये जो शासनकाल इनका होगा, एक बेहतरीन ढंग से संचालित होगा। फिर भी एक महत्वपूर्ण बात मैं बता दूं, बिंदुसार का नाम इतिहास में उतने ज़्यादा महत्वपूर्ण ढंग से नहीं लिया गया।
फिलहाल आप सोचोगे सर क्यों, मैं ऐसी कहानी लेकर के हमेशा मुखातिब होता हूँ जिससे आपका हर संशय, हर दुविधा मिटाया जा सके। ऐसा इसलिए है क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म के मानने वाले थे, जबकि इनके बाद आने वाला पुत्र यानी बिंदुसार का पुत्र अशोक बौद्ध धर्म का अनुयायी था। लेकिन ये इकलौते ऐसे थे जिन्होंने सनातन धर्म का पालन किया या सनातन धर्म को मानने वाले थे। कभी पूछा जाए कि बिंदुसार का संबंध किस धर्म से रहा है तो नोट डाउन अपनी नोटबुक पे छापें, अपने मस्तिष्क में ये लिखने का, अंकित करने का प्रयास किया जाए कि ये सनातन धर्म को मानने वाले थे। यहाँ तक की कहानी आपको बिल्कुल सीधी लग रही होगी। देखना, बिंदुसार के जन्म के समय कुछ एक अलौकिक कहानी मैं आपको बताना चाहूँगा, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, गौर फरमाइएगा। एक कहानी ऐसी है, बिंदुसार जब इनका जन्म होने वाला था, कहा जाता है आचार्य कौटिल्य चंद्रगुप्त मौर्य जिसको मगध साम्राज्य का राजा बनाया था। आचार्य कौटिल्य को हमेशा ये चिंता सताए रहती थी कि जिसको मैंने राजा बनाया है, जिसको मैंने अपने बेटे की तरह पाला है, ऐसा ना हो इसके बहुत से दुश्मन हैं, इसने पूरी भारत को जीत लिया है, इसके बहुत सारे दुश्मन हैं, कोई इसे जहर दे के ना मार दे। भाई इस तरीके से तो मार नहीं पाएगा, जहर दे के ना मार दे। और कहा भी जाता कोई कन्या आई भी थी मारने के लिए, फिलहाल वो सफल नहीं हुई। इसी उद्देश्य से आचार्य कौटिल्य ने प्रतिदिन चंद्रगुप्त मौर्य के खाने में जहर थोड़ा थोड़ा मिलाते रहे, जिससे उनके अंदर वो कैपेसिटी बन सके कि कोई भी जहर खिलाए तो चंद्रगुप्त मौर्य की मौत ना हो फिलहाल। इस उद्देश्य से वो लगातार उनके खाने में थोड़ा थोड़ा जहर डालते थे आचार्य कौटिल्य। एक दिन दुर्धरा, प्यारबश पत्नी है, उनके पात्र से भोजन करने लगती है, वो भी करती है और अचानक बीमार हो जाती है, जहर उसके रगों में फैलना शुरू हो जाता है। जब ये सूचना आचार्य कौटिल्य को पहुंचती है तो आचार्य कौटिल्य गर्भ को यानी इस बच्चे को निकालने का काम करते हैं, काट करके निकाल लिया जाता है, यानी गर्भाधान, यानी उस गर्भ को काट दिया जाता है और काट करके बच्चे को बाहर कर लिया जाता है, जिससे दुर्धरा की मौत हो जाती है। कुछ लोग ये कहते हैं कि इसी पश्चाताप के कारण आचार्य कौटिल्य राजपाट छोड़ करके बाहर चले जाते हैं। लेकिन कुछ लोगों का मानना नहीं, ऐसा नहीं हुआ है, वो बिंदुसार के साथ भी महामंत्री के पद पर रहे हैं, कुछ लोग ये कहते हैं। फिलहाल जैसा भी रहा, इतिहास समझ रहे हैं हम कहानी को कि अब इनका जन्म हुआ, इनके मस्तक पर जहर का एक टीका सा बना रह गया, इसीलिए इनका नाम बिंदुसार पड़ा। दुर्धरा इनके जन्म से ही देखिए परलोक सिधार चुकी हैं। पिता चंद्रगुप्त मौर्य जा ही चुके हैं, अभी तो राजा बने हैं, फिलहाल इनका जन्म हुआ है। चंद्रगुप्त मौर्य के मरने के बाद ये राजा बनेंगे 298 BC। माता बचपन में ही परलोक चली जा चुकी है। कहानी थोड़ी सी टेढ़ी नजर आएगी। अब देखना, ये सनातन धर्म को मानने वाला व्यक्तित्व है। इसने जैन और बौद्ध धर्म को अपनाया नहीं, क्योंकि वो उस समय वो दोनों ही धर्म काफ़ी आगे थे, लेकिन उन पर इनका कोई नज़र नहीं गया, ना ही कोई दृष्टिकोण इन्होंने उस पर बनाया हुआ है। देखिएगा जरा, कहानी को मैं थोड़ा सा आगे ले जाऊंगा। अब इनको अलग अलग उपाधियाँ मिली हैं। इन्हें अमित्र केट्स कहा जाता है, अमित्र केट्स, इन्हें अमित्र घात, देखिएगा अमित्र घात, अमित्र केट्स, सिंह सेन और इन्हें मद्रसार, बिंदुपाल, ये सब इनके उपनाम हैं। ये सारे के सारे नाम इनके उपनाम हैं। ये कहा गया कहाँ? यूनानी लेखकों द्वारा या यूनानी इतिहासकारों द्वारा। अमित्रघात किसमें? इसका संस्कृत अनुवाद है, यानी इसी का संस्कृत अनुवाद क्या हो जाएगा? अमित्रघात, जिसको जो शत्रुओं को मारने वाला हो, अमित्रघात। एक बात समझना, बिंदुसार इतने बड़े बनाए पकवान का मालिक है, यानी पिता जो छोड़ के चला गया है वही पूरा भारत है, तो इन्हें बढ़ाना कहाँ है? कुछ नहीं, इन्हें केवल बचाना था। और लोग कहते भी, इतिहासकार कहते भी हैं, बिंदुसार पूरे जीवन काल में, जब तक इसने शासन किया, पूरे शासन काल में इसने एक भी पत्ता अपने समाज का हिलने नहीं दिया, अपने साम्राज्य का हिलने नहीं दिया। भले इसने विकास ना किया हो, लेकिन जो था उसे बनाया रखा। इसे भी कहते हैं एक सुपुत्र। इसने जितना पिता ने कम से कम बना रखा है, कम से कम वो तो ना बिगाड़ा जाए, तो इसने इस उद्देश्य से काम किया, उसे बिगाड़ा नहीं है। सिंहसेन इसे कहाँ कहा गया है? जैन साहित्य में इसे सिंहसेन कहा गया है। मद्रसार इसे कहा गया वायु पुराण में। जी हाँ, मद्रसार इसे वायु पुराण में कहते हैं। और चीनी साहित्यकार या चीनी इतिहासकार इसे बिंदुपाल की संज्ञा देते हैं। तो हम उस राजा की बात कर रहे हैं जिसने अपने पिता से पूरा साम्राज्य विरासत में लिया है।
लेकिन इसके कहीं बहुत ज़्यादा युद्ध वगैरह का उल्लेख नहीं मिलता है। फिलहाल ये बताया जाता है इसने अपने पूरे शासन सत्ता में अपने पिता द्वारा दी गई समस्त अमानत को सजो कर रखा था, यानी कुछ बिगड़ने नहीं दिया था। इसे तमाम उपाधियों से नवाजा गया है, इसके तमाम इसलिए उपनाम पढ़ें, इससे पता चलता है एक मजबूत और शक्तिशाली शासक था। भले ही इसके युद्ध का विशेष जिक्र ना मिले, लेकिन ये एक प्रतापी शासक जरूर था, अन्यथा इतने नामकरण तो संभव नहीं थे। इतनी बातें हमारी आप समझ रहे होंगे, हम बिंदुसार की बात कर रहे हैं, कहानी आपको फिलहाल समझ में आ रही होगी। देखना, एक तिब्बती इतिहासकार आपके सामने आएंगे, तिब्बती इतिहासकार, इनका नाम है तारानाथ, नाम है तारानाथ। इन्होंने कहा कि ये 6 राज्य जीत चुके थे। देखिए, मैंने अभी कहा कि कोई प्रमाण नहीं मिलता, लेकिन कुछ इतिहासकार अपने प्रमाण को लेकर के आ रहे हैं। तो किसने कहा था? बिंदुसार ने भी 6 राज्य जीते थे, तो ये तारानाथ ने कहा था। तारानाथ कौन थे? एक तिब्बती इतिहासकार का मानना है कि ये ऐसे ही उपाधियां नहीं मिली है बाबा, इन्होंने भी युद्ध लड़ा है, इन्होंने भी जीता है। फिलहाल पापा की विरासत को संभाले रखा है। पापा ने जो दिया है, माँ तो बचपन में चली गई, पापा अपने प्राण को त्याग देते हैं संलेखना पद्धति से। वो जैन धर्म के अनुयायी थे, लेकिन बेटा जैन धर्म को नहीं माना, इसने ब्राह्मणवाद को स्वीकारा और इसने सनातन धर्म को स्वीकारने का काम किया है। इसे तमाम उपाधियों से जाना जा रहा है, इसकी उपाधियां निरर्थक नहीं है, ये कहना है तिब्बती इतिहासकार तारानाथ का। उनका कहना है कि इसने 6 राज्यों को जीता था, ऐसी मामूली बात नहीं थी। 6 राज्य जीता है इसने, बंगाल की खाड़ी से लगाकर अरब सागर के जल पर भी अपना अधिकार बनाया था। इसका मतलब एक अद्भुत विस्तार बता रहे हैं कि तारानाथ, इन्होंने कहा है कि बंगाल की खाड़ी से अरब सागर तक इसका विस्तार रहा है, ये चीज। अगली बात देखिएगा, ये तो ये रोचक बातें हो गई। अगला महत्वपूर्ण तथ्य है स्ट्रेबो है। इन्होंने कहा कि सीरिया के राजा थे एंटियोकस फर्स्ट, ये चीज। इन्होंने अपना दूत भेजा था जिसका नाम था डाइमेकस नाम का दूत, राजदूत जिसे कह सकते हैं, राजदूत भेजा था। कहां पर? मगध में। मगध का मतलब बिंदुसार के दरबार में। ऐसे प्रश्न आपके एग्जामिनर महोदय ने आपसे फिलहाल बहुत बार पूछा है, इसलिए ऐसे प्रश्नों को बिल्कुल जाया मत समझिएगा, जरूर याद रखिएगा। अब कह सकते हैं बिंदुसार के दरबार में कौन आया था, कौन सा दूत आया था? कहिए डाइमेकस आया था। किसने भेजा था? एंटियोकस फर्स्ट ने भेजा था। एंटियोकस फर्स्ट, ये फर्स्ट है, कहाँ का राजा था? सीरिया का, यानी एक यूनानी राजा था। इसने एंटियोकस फर्स्ट को भेजने का काम किया और डाइमेकस नाम का राजदूत भेजा था। किसके दरबार में? मगध में। देखना, यहीं से मैं एक बात और बोलूंगा। यही है, एक लेखक हैं जिनका नाम एथेनियस एक यूनानी लेखक है। ये कह रहा, इतिहासकार कहना, ये कह रहा है कि इनके दोनों के बीच में पत्र व्यवहार हुआ था। पत्र व्यवहार का मतलब पत्रों का, यानी चिट्ठी पत्री का आदान प्रदान हुआ था। किसके बीच में? इन मगध के राजा बिंदुसार के बीच में और इनके बीच में, सीरिया के राजा एंटियोकस के बीच में, या एंटियोकस के बीच में। कहीं कहीं केसेस लिखा मिलता है, इसलिए थोड़ा सा उच्चारण करने में हमसे दिक्कत हुई, दुविधा हुई। फिलहाल उसके लिए क्या कहना, आप भी मिस कर सकते हैं, कभी कभार ऐसे नाम है। तो एंटियोकस या एंटियोकेकस नाम के राजा फर्स्ट थे। कहाँ के? सीरिया के। एथेनियस नाम का एक यूनानी लेखक कहता है कि मगध साम्राज्य के राजा बिंदुसार और यहाँ के राजा एथेनियस के बीच में पत्र व्यवहार हुआ था, यानी पत्रों का आदान प्रदान हुआ था। और उस पत्र में क्या लिखा गया था, इसका भी इसने जिक्र किया है। जिक्र में इसने क्या कहा कि मगध के राजा, यानी बिंदुसार की मांग थी। बिंदुसार की मांग क्या थी? देखिएगा, क्या मांग थी और क्या क्या पूरी हुई। इन्होंने मीठी मदिरा मांगी कि मेरे पास मीठी मदिरा भिजवा दो और सूखी अंजीर भिजवा देना। और इन्होंने कहा कि आप हमारे यहाँ एक दार्शनिक भी भिजवा देना। इसका मतलब इससे पता चलता है कि बिंदुसार दार्शनिक को भी चाहता था और ये चाहता था कि हमारे साम्राज्य का भला हो, इसलिए अच्छे विचारक को मांग रहा था उनसे कि एक अच्छे विचारक भी हमारे पास भेज दीजिए। ऐसी अभिलाषा रख करके ये काम कर रहा था। लेकिन देखना, यूनानी एथेनियस ने कहा कि एंटियोकस ने बोला है कि मैं दार्शनिक नहीं दे सकता आपको, क्योंकि मेरे यूनानी धर्म में दार्शनिक को बेचना पाप है। मैं दार्शनिक तो नहीं दे सकता, लेकिन फिलहाल मीठी मदिरा और सूखी अंजीर भिजवा दे रहा हूँ। इसका मतलब ये पता चलता है
कि इन्होंने इनके पास मीठी मदिरा और सूखी अंजीर भेजी थी। अच्छा सोचना, कोई आपको मिठाई दे, इसका मतलब इसके बाद हमारे इतिहासकार तो जरूर कहेंगे ना कि हमारे आपके बीच में कोई मित्रवत संबंध रहा है, कोई प्रेम भरा संबंध रहा है, अन्यथा फिर आप हमें मीठा कैसे खिलाओगे। यही चीज़ थी, अगर इन्होंने मीठी मदिरा और सूखी अंजीर यहाँ भेजी है तो इसका सीधा ताल्लुकात है कि उस समय हमारा यूनान से काफ़ी अच्छा संबंध रहा होगा। क्लियर है ना, यहाँ तक की बातें आपको समझ में आ गई है। इनकी भी राजधानी क्या थी, पाटलिपुत्र ही थी। याद रखिएगा, इन्होंने भी अपनी राजधानी पाटलिपुत्र ही बनाई रखी। अपने पिता का वो जो काम था इन्होंने अच्छे ढंग से करने का काम किया। एक छोटी सी कहानी, इनका इतिहास में बहुत कुछ योगदान नहीं दिखाया गया है। मैं मान के चलता हूं कि आपको ये चीज़ समझ में आ चुकी है। फिलहाल पहले तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये मान के चलता हूं कि आपको ये कहानी बिल्कुल अच्छी लगी। थोड़ा सा रिकैप देता हूं, बहुत ही छोटा सा ये चैप्टर ही था, बहुत ही छोटा सा एपिसोड आपको ये प्रोवाइड करा रहा हूं। फिलहाल इसके ठीक बाद आप अशोक सम्राट को देखेंगे। अशोक की कहानी लंबी होगी, अशोक के बारे में एक बेहतरीन मंच तैयार किया जाएगा, उनके बारे में एक बहुत ही बेहतरीन प्रस्तुति मैं करूंगा, आपके लिए बहुत ही अद्भुत चीज़ होगी। लेकिन फिलहाल बिंदुसार से आज तक एग्जाम में जो प्रश्न पूछे गए हैं उन पर हमारा दृष्टिकोण अभी तक बना रहा। हमने बिंदुसार के बचपन से लेकर के उनके राज सिंहासन काल के इस महत्वपूर्ण चक्र की बात की। कहा जाता है इनकी 16 पटरानियां थीं और 101 पुत्र थे, जिसकी कहानी अगले एपिसोड में भी सुनेंगे आप। 16 पटरानियां, 101 पुत्र किसके थे, बिंदुसार के, जिसमें से अशोक और सुसीम का नाम सबसे आगे रहा है। देखना किसका किसका, अशोक का नाम और सुसीम का नाम सबसे आगे रहा है। अशोक और सुसीम, सुसीम सबसे बड़ा था, इसीलिए बिंदुसार ने इसे उत्तराधिकारी अपना माना था, इसे उत्तराधिकारी माना था। सुसीम को बिंदुसार ने अपना उत्तराधिकारी माना था। कहते हैं कि देवदान, और इसमें बोला गया है कि तक्षशिला में, तक्षशिला जान रहे हैं ना, तक्षशिला जहाँ पे सिकंदर ने आंधी को घुटने टेकने के लिए मजबूर किया था, वही तक्षशिला जहाँ सेलुकस निकेटर राजा था, वही तक्षशिला जिसको चंद्रगुप्त मौर्य ने जीत लिया था। अब चंद्रगुप्त मौर्य जीता है तो बेटे का अधिकार वहाँ होगा, वहाँ बिल्कुल होगा। इसने अपने सुसीम को, अपने बड़े बेटे को वहाँ का राजपाट दिया था कि इसका संचालन करो। फिलहाल राजा वही था लेकिन संचालन ये कर रहा था। वहाँ पर विद्रोह फैल जाता है, यानी इसके संचालन करने के तरीके से कोई वो जनता आहत होती है। फिर अशोक को भेजता है और अशोक जाकर के उस पर संतुलन स्थापित करता है, यानी जनता को समझाता है और कि ऐसा कुछ ना हो। समझ रहे? तो ऐसी बातों का जिक्र हुआ है इतिहास में। एक 16 पटरानियां और 101 पुत्र, उत्तराधिकारी बनने के लिए संघर्ष जारी है। सुसीम को उत्तराधिकारी बनाना था लेकिन अशोक मानने को तैयार नहीं था। अशोक के अंदर अलग तरीके का गुणागणित चल रहा था और अशोक, कहा जाता है कि अशोक ने अपने 100 पुत्रों की हत्या कर दी, 99 पुत्रों की हत्या कर दी सुसीम को छोड़ करके। 99 पुत्रों को मार दिया और खुद सिंहासन पर बैठ गया, यानी एक बहुत बड़ा क्रियाकलाप है। और अशोक महान कैसे बनता है ये आप देख पाएंगे पिछले एपिसोड में, यानी आगे आने वाले एपिसोड में। तो पिछले कई एपिसोडों को जोड़ करके एक कैलकुलेशन तैयार करें आप, और ये मान के चले, अपने आप को ये विश्वास दिलाएं कि हम कहाँ पहुँचे हैं। और ये जो आपकी लड़ाई है, सच बताएं, आपको बहुत ऊंचाई तक पहुंचाएगी। इस कहानी को मेरे हिसाब से आप समझ चुके हैं, कुछ इसमें दम और नहीं है मेरे हिसाब से, और कुछ है भी नहीं, कोई दिक्कत आपको होनी भी नहीं चाहिए। तो हमने अभी जो बात की कि कहाँ भेजा, तक्षशिला पे भेजा, कुछ विद्रोह नजर आते हैं। और देखना, इन्होंने सिद्ध किया, कुछ राज्यों को भी जीता है, जबकि लोगों का कहना, इतिहासकारों का मानना है कि बिंदुसार ने कोई युद्ध ही नहीं लड़ा। बिंदुसार ने बस इतना किया कि अपने वैभव, अपनी संपदा को, अपने पिता की दी गई विरासत को संभाले रखा, अछून्य रखा, यानी किसी को छूने नहीं दिया। यहाँ तक की बातें, अगर ये पेशकश आपको अच्छी लगी है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब तो आपका बनता है, शेयर करना मत भूलिएगा। ये कहानी एक रोचक कहानी है और अपने सीक्वेंस में जोड़ने का प्रयास करिएगा। बिंदुसार का जन्म कैसे हुआ था, आचार्य कौटिल्य ने उसमें क्या योगदान दिया, आचार्य कौटिल्य की कहानी बिंदुसार से किस तरीके से जुड़ी रही, और बिंदुसार को किस किस नामों से जाना जाता है, बिंदुसार की किस्से कहानी कहाँ तक चले हैं, क्या इसने कोई युद्ध अलग तरीके से जीता है। जी हाँ, जीता है तो किसने बोला है, तिब्बती इतिहासकार तारानाथ ने। अब हम आपसे विदा लेना चाहते हैं, आपको यहीं छोड़े जाते हैं। मिलते हैं आपसे नए एपिसोड में, जहां हम अशोक की बात करेंगे, सम्राट अशोक की बात करेंगे, जहां हम उसे महान बनते हुए देखेंगे, कलिंग के युद्ध की बात करेंगे। तो इंतजार करिएगा हमारा। मिलते हैं हम आपसे नए कंटेंट में। आपका दिन शुभ हो। आपको बहुत बहुत धन्यवाद।